यस ना, ओके। हाँ, ऑडियो वीडियो एंड द नोट्स। थोड़ा छोटा कर देते हैं। यस, दैट्स बेटर। ओके, वेयर आर दीज पीपल? चलो ठीक है, जीत अभी ऑनलाइन नहीं है, वो आएगा, ठीक है, आराम से। बाकी सबको सब कुछ ऑडियो वीडियो सब चालू है? तो मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ग्रोथ की बात की थी, हमने हॉर्मोन्स की बात की थी। मिनरल न्यूट्रिशन, आई होप आप सबको मैंने जो काम दिया था आपने किया, आपने रीड कर लिया। जो पूरा यूनिट है आपका प्लांट्स वाला, एक यूनिट है जो आपको रीड करना है। जीत इज ऑनलाइन? नो, ओके, या सो मैंने आपको कहा था वो यूनिट जो है प्लांट्स वाला वो रीड करना है ऑब्वियसली, एंड विल डू अ रिकैप एंड डिस्कशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, चलो फटाफट। इसमें हमने लास्ट टाइम दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, सबको याद होगा, माइक्रो एंड मैक्रो। सो इस चैप्टर में से आपको मेन जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, और ईच न्यूट्रिएंट का फंक्शन है। हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक मिनरल का एक पर्टिकुलर आपको फंक्शन जो है उसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो, सो विल बिगिन फ्रॉम हियर। सो दिस इज योर मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक। मेनली ऑन इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग डील नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक पार्ट जैसे कि यूरिया वगैरह जो फर्टिलाइजर्स में है वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वगैरह में हमने ये बात कर ली कि कौन से प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की वजह से उनको यूरिया मिलता है या नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। हियर आर फोकस विल बी मेनली ऑन द मिनरल पार्ट, दैट इज द इनऑर्गेनिक। तो इसमें ऑब्वियस है, लॉजिकल बात है कि मेटालिक एलिमेंट्स ज्यादा आएंगे। ये तो सीधी बात है कि आप लोग इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो मेटालिक एलिमेंट्स आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। सो दे आर inorganic materials that will help in the plant nutrition, and their deficiency symptoms also we'll study. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज जूलियस वॉन साक्स। He was a botanist. He demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This became the basis of what type of science? Tell me. ये हमने कल भी लास्ट लेक्चर, परसों जब किया था तब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा एक पर्टिकुलर साइंस है जहां पर हमने बात की कि ग्रोथ को मीडियम में किया जाता है, सॉइल की जरूरत ही नहीं है। वो कौन सा था? प्लांट ब्रीडिंग, जिसका हमने एक एप्लीकेशन भी बात की थी जिसको हम लोग ने बोला था
माइक्रो प्रोपगेशन। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग करके एक चैप्टर हमने, एक पार्ट हमने कवर किया ऑलरेडी। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? जहां पर आप लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में प्लांट को उगाते हो रादर देन सॉइल में डाल के उगाना। क्लियर है ये सबको? तो ये कहां से आया, फंडा कहां से आया? जूलियस वॉन साक के इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से आया कि प्लांट को सॉइल की जरूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है, उसको आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी उगा सकते हो। बच्चों आप लोग ऑनलाइन हो, यस और नो? सुन रहे हो, समझ रहे हो? या ओके कूल गुड। So this technique, so we have applied this in plant breeding, but the name for this technique, who has left the meeting? Acha, Monil. Now note, please note this, हमने इसको प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई किया, बट द साइंटिफिक टर्म दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। उस चैप्टर में हाइड्रोपोनिक्स ये वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ। हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना सॉइल के सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम में। ये येलो में जो मैंने मार्क किए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको मालूम है, ठीक है? उसके बाद बाकी सब फालतू चीजें, ठीक है, रबिश है। Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomatoes, seedless cucumber and lettuce. Seedless वाले को पार्थेनोकार्पिक भी बोलते हैं, आपको मालूम है। अगेन ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है। This again, the next statement is asked to you in those correct, incorrect statement types of questions, that nutrient solutions must be adequately aerated to obtain optimum growth। यानी कि सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल के हमारा काम नहीं चलेगा, वहां पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरेशन होना चाहिए। इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, more than 60 elements out of the 105 that are discovered, मतलब इनका कहना है कि पीरियोडिक टेबल में 105 एलिमेंट्स हैं, उसमें से रफली 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल माने गए हैं। दैट्स द आइडिया, ठीक है? 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ द 105 दैट वी नो दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। एग्जाम्पल्स में उन्होंने सिलीनियम, गोल्ड, है ना, स्ट्रॉन्शियम, रेडियोएक्टिव स्ट्रॉन्शियम। दिस इज रेयर। Some plants that grow near nuclear test sites will take up radioactive strontium. This is rare. Minerals are absorbed even at very low concentrations of 10 raised to -8, मतलब almost आप बोल सकते हो nanograms per ml. Nanograms per ml में भी mineral. So this is the minimum quantity that has been known to be absorbed by the plants. ऑलमोस्ट नैनोग्राम्स में भी प्रेजेंट होगा तो भी अब्सॉर्ब होगा, ठीक है? नाउ किसी मिनरल को एसेंशियल कब बोला जाएगा? अगेन हम विल गो बैक टू द बेसिक थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। वी सेड माइक्रो और मैक्रो। तो कोई मिनरल एसेंशियल है या नहीं है वो कब बोला जाएगा? लॉजिकल बात है कि अगर वो मिनरल के निकालने से प्लांट की ग्रोथ रुक गई तो मैं उसको एसेंशियल बोलूंगा। बोलो यस और नो? ये तो सिंपल सी बात है, जो हमने पहले भी जिसके बारे में जेनेटिक्स में बोला था कि अगर प्रोटीएज डालने से ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन वाज रिस्पॉन्सिबल। डीएनएस डालने से नहीं हुआ तो डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल। सेम फंडे हमने लगाए थे। तो वैसे ही यहां पर भी सेम फंडे हैं कि एसेंशियल कब बोलेंगे? जब एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तब उसको एसेंशियल बोला जाएगा। In the absence of this element, plant does not complete its life cycle or set or make the seeds or produce seeds. मतलब ये 3 क्राइटेरिया है। क्या 3 क्राइटेरिया? पहला, it should be absolutely necessary for growth and reproduction. Second, अगर वो absent है तो plant will not complete its life cycle. Third, the plant will not complete its seed formation. तो again ये क्वेश्चन उस तरह से पूछा जाएगा
which of the following is not a criteria to name an element as essential growth nutrient? Simple. Element must be specific and not replaceable by any other. ऑब्वियस है उसका जो रोल है वो यूनिक या स्पेसिफिक होना चाहिए. और ऐसी कौन सी चीज है जिसका रोल हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक है? There are two things that we have studied that are very specific in action biology में. What are the two things? Very good. Enzymes, more so enzymes, and second, all hormones? No, certain hormones. तीसरा आप लोग भूल गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. Antibodies also function on lock and key mechanism. Yes? है ना? Jeet is online or no? No. Okay. So enzymes, hormones and antibodies are specific in their action. We know this. So same way, अगर कोई मटेरियल स्पेसिफिक है तो वो एसेंशियल है भाई, उसका रोल कोई और नहीं कर सकता. तो सीधी बात है, अगर धोनी नहीं है तो दिनेश कार्तिक है, लेकिन धोनी धोनी है, वैसी बात है. तो धोनी एसेंशियल है. वैसे यहां पर ये एलिमेंट है. तीसरा, इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट. ये मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो ये सारे क्राइटेरिया हैं. ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, बहुत ही फालतू सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं इसमें, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. तो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, मैक्रो एंड माइक्रो, ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है. जो स्मॉल अमाउंट में है वो माइक्रो, जो लार्ज अमाउंट में है वो मैक्रो. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट अमाउंट? दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन. लार्ज बोल दिया, ठीक है, बट कितना लार्ज? in excess of 10 millimole per kg of dry matter. Very, very important MCQ. I hope all of you have your textbook open in front of you and are marking this. मैक्रोन्यूट्रिएंट कितना, कब बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट? जब 1 किलोग्राम मास ऑफ प्लांट में 10 मिलीमोल से ज्यादा है तब. कौन से हैं मैक्रो भैया? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, calcium and magnesium. These are the macro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. There are 9 macronutrients. That is calcium, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. ठीक है, carbon and hydrogen, whatever, we know this. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने ट्रेस भी कहा था, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बोला हुआ है मैंने. नीडेड इन स्मॉल, तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी. ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी रहेगा तो मैक्रो, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी रहेगा तो माइक्रो. इसमें क्या क्या आता है भैया? तो इसमें आता है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल. ठीक है, हाउ मेनी आर देयर? काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं टोटल. तो ये रहे 17 एसेंशियल एलिमेंट्स. डज इट मेक सेंस? ये सारे एसेंशियल है, कुछ छोटी क्वांटिटी में, कुछ बड़ी क्वांटिटी में. बच्चों समझ में आया? ये काफी सिंपल है. प्लांट्स वाले चैप्टर आप लोग को बोरिंग लगते हैं, बट एक्चुअली ये डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी चैप्टर्स हैं, काफी लॉजिकल है. हाँ कि ना? बाय द वे, ये गूगल है, इसमें आपका माइक आप डायरेक्टली ऑन करके भी बोल सकते हो, यस और नो. यू डोंट हैव टू रेज हैंड एंड टेक परमिशन टू स्विच ऑन योर माइक. जस्ट सेइंग. इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 17, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम, ये 4 थोड़े से यूनिक हैं. ये मैंने मेंशन किए हैं ऑलरेडी स्टार्ट में. यहाँ पे सिलीनियम का एक एग्जांपल भी देखा हमने. ये 4 जो है ये कुछ मतलब रेयर प्लांट, सारे नहीं, कुछ हायर प्लांट्स में
इनकी जरूरत पड़ती है। मतलब टोटल यहाँ पर ये हो गए 4, कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल वाले, मतलब टोटल हो गए 21। टोटल हो गए 21। ठीक है। दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये तो नाम याद करने की जरूरत नहीं, ये याद करना है एसेंशियल एलिमेंट्स कब बोलेंगे उनको, व्हेन दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो ये जो 21 आपको मिले, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन से 4 ग्रुप्स में और कैसे डिवाइड किया, लेट्स सी। हाँ, तो 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया। कैसे किया? जो बायोमोलिक्यूल्स में या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में प्रेजेंट है वो एसेंशियल है। फिर दूसरे जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में है, जैसे कि मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी, ये भी एसेंशियल है। ठीक है, तो ये सारे 21 सॉरी 21 नहीं, सॉरी हाँ 21 एलिमेंट्स जो है वो एसेंशियल थे। उसमें से उनको हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया। पहला बायोमोलिक्यूल्स के हिस्से और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के हिस्से। दूसरा एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के पार्ट। तीसरा दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये आप लोगों ने एक्चुअली एमसीक्यूज में देखा भी होगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखना है, the ones that activate or inhibit certain enzymes. For example, magnesium is for ribulose bisphosphate carboxylase, oxygenase and phosphoenol pyruvate carboxylase. Now these are the enzymes that we have already seen in photosynthesis and respiration. हमने देखे हुए फोटो रेसिपी में राइबुलोज रूबिस्को एंजाइम, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज आपके सिलेबस में या आपके दिमाग में किस नाम से है? रूबिस्को के नाम से, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। यस, एंड पेप कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज, है ना। तो ये जो दोनों है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज, इनको आप यहां पर ऐसा मेंशन करके रखोगे अपने, या तो एनसीईआरटी में यहां ढेर सारी जगह है, यहां पे लिख दो या फिर बाजू में आप लिख के रख सकते हो। ये दोनों डिपेंडेंट हैं ऑन मैग्नीशियम। बात समझ में आई? नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर, मेनी पीपल डू गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं। पब्लिक बोलती है बॉस यहां पर भी मैग्नीशियम है, तो देखो क्लोरोफिल ये पिगमेंट है, एंजाइम नहीं है, बात समझो। मैग्नीशियम का बहुत सारा रोल है। एंजाइम में उन्होंने 2 एग्जांपल दिया, रूबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज। और अगर हम देखें कि क्लोरोफिल यानी कि एक पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल कैसा मॉलिक्यूल होता है बच्चों, उसका शेप क्या है बताओ? ये तो पता होना चाहिए, बहुत इजी है। क्लोरोफिल का शेप क्या है? लेंस शेप्ड। ये कब से हुआ? क्लोरोफिल इज काइट शेप्ड बच्चे। क्लोरोफिल इज अ काइट शेप्ड मॉलिक्यूल, पतंग के जैसा, विद मैग्नीशियम एट इट्स सेंटर। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
एक काइट शेप्ड मॉलिक्यूल है बच्चों, जो जिसके सेंटर पे होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सब रिवीजन पॉइंट्स हैं अपने। ये क्लोरोफिल काइट शेप्ड होता है, ये अपने को पता है। उसमें फाइटॉल की टेल होती है, पायरोल की रिंग होती है, फाइटॉल की टेल होती है। पतंग की डोरी जो है वो फाइटॉल की टेल है। ठीक है, हाँ। देन यू हैव जिंक। जिंक activates alcohol dehydrogenase, and molybdenum activates nitrogenase. तो जिंक फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस and molybdenum for nitrogenase. Again, I am repeating this again and again, okay? Once I give you the markings, if you're not marking simultaneously, you're not going to remember it. First. Secondly, if you're not going to immediately write it down somewhere, ऐसा अलग से आप लिख के नहीं रखोगे, trust me, you're not going to remember. मोनिल, especially for you, I know आप लिखते नहीं हो, आपको आदत नहीं लिखने की. आई होप ये एटलीस्ट आप फॉलो कर रहे हो. Okay, and last part is ones that alter the osmotic. Very good, nice. Ones that change the osmotic potential of the cell, यानी कि सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि सेल के अंदर पानी भरने पे जो प्रेशर चेंजेस होते हैं ना, सेल ड्राई हो रहा है या टर्जिड हो रहा है. टर्जिड यानी पानी भर रहा है, ड्राई मतलब पानी बाहर निकल रहा है ना. तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो चेंज होती है किससे, कौन से एलिमेंट से. तो ऑब्वियसली हमको ये पता है, पोटेशियम. पोटेशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. And what is the site where chalk like deposition takes place under the leaves? चॉक ग्लैंड्स भी बोलते हैं उनको. मेनली टेरिडोफाइटा में दिखते हैं आपको. चलो देखते हैं. मेनली टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स यानी कि एग्जांपल, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल क्या है? फर्न्स है ना, नेफ्रोलेपिस फर्न टेरिडोफाइट का एग्जांपल है, फर्न. मेनली टेरिडोफाइट्स शो स्पेशल ग्लैंड्स ऑन लीफ फॉर ट्रांसपीरेशन. पानी इवेपोरेट होने के बाद में मिनरल्स का डिपॉजिट, चॉक जैसे, सॉल्ट जैसे मिनरल्स का डिपॉजिशन होता है. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्पेशल ग्लैंड्स का नाम है, पता है? इन स्पेशल ग्लैंड्स का नाम क्या है, किसी को आइडिया है? दे आर कॉल्ड हाइडाथोड्स. स्पेशल ग्लैंड्स जिनका नाम है हाइडाथोड्स. लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जहां से पानी इवेपोरेट होने के बाद क्या बचता है? सॉल्ट, चॉक, कैल्शियम के सॉल्ट्स बचते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं, इनका नाम है हाइडाथोड्स. तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि वहां पे भी सॉल्ट्स हैं, ऑब्वियसली, मतलब मिनरल्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो? लेट्स सी. अगेन थोड़ा सा रेपिटेशन है. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमिक एक्टिविटी वगैरह वगैरह. बट स्पेसिफिक एक एक मिनरल का आपको अब याद करना पड़ेगा. जैसे कि नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन is absorbed mainly as NO3 minus. NO3 minus is the name for what? Nitrate or nitrite? NO3 minus is the name for what? Nitrate or nitrite? बोलो. Nitrate, of course. NO3 is nitrate. NO2 is nitrite.
NO3 is nitrate, NO2 is nitrite. तो ये नोट करना है भाई, absorbed mainly as nitrate. Some are taken up as nitrite or ammonium also. Required by meristematic tissues and the metabolically active cells. क्यों भाई? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में तो लगेंगे ना एंजाइम, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है. एंजाइम क्या है? प्रोटीन. मोस्ट ऑफ द एंजाइम है प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन. थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो सिंपल है. दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन. वी नो दिस. नॉनसेंस. ठीक है. फॉस्फोरस इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ phosphate ions like H2PO4 minus or HPO4 minus. यानी कि they are derived from what? हाँ, derived from phosphoric acid. बोलो हाँ कि ना. ये इंपॉर्टेंट है. डिराइव फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड. अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला चलो लिखो, बताओ, या माइक ऑन करके आंसर. तो चलो, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4. परफेक्ट. तो H3PO4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो मैं H2PO4 एक हाइड्रोजन प्लस निकाला तो एक माइनस चार्ज बचा. बोलो हाँ कि ना. दो हाइड्रोजन निकाला तो HPO4 2 माइनस बचा. फिर से देखो, अब आपको समझेगा. H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस, या PO4 3 माइनस भी बोल सकता था. डायरेक्ट फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट रेडिकल. क्लियर हो गया? अच्छा, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ Singer and Nicholson fluid mosaic model in the form of. साक्षी, ये तो आपको तो आना ही चाहिए. क्या है आंसर? Phosphorus is present in the cell membrane in the form of phospholipids. वेरी गुड. कितने लेयर होते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड के? दो लेयर होते हैं. फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. वेरी नाइस. गुड. हैप्पी. ओके. सो ऑल न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह वगैरह. फॉस्फोराइलेशन हमको मालूम है. फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो फॉस्फोराइलेशन, निकाला तो डीफॉस्फोराइलेशन. तो लॉजिकल बात है, कुछ नहीं. पोटेशियम के अब्सॉर्ब्ड एज डायरेक्ट के प्लस. इसमें तो कुछ नया है ही नहीं. अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में चाहिए, रूट टिप्स में चाहिए. एंड हेल्प्स टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस. कैसे? by participating in the sodium potassium pump. पोटेशियम जो है वो सोडियम के साथ में सेल के अंदर बाहर का इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करता है, आयन का बैलेंस मेंटेन करता है, इन्वॉल्व इन वगैरह वगैरह. एंड वन यूनिक थिंग दैट इट डज, इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. और कॉमन सेंस है ये तो, कि भाई अगर वो बैलेंस मेंटेन करा तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करेगा, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करा मतलब टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है. सीधी बात है. लॉजिकल है बहुत पॉइंट्स. कैल्शियम Ca2+, जो मेटल्स है वो तो डायरेक्टली अपने आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होंगे, ये सब लोग एग्री करते हैं. जो नॉन मेटल है जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, इनके लिए अपने को सोचना पड़ेगा. मेटल्स के लिए तो टेंशन ही नहीं ना. अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो सब कुछ चाहिए. कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सब चाहिए उसको, है ना. तो इसके बाद जब हम लोग ये सारी मार्किंग कर लेंगे तो आप अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे या एनसीईआरटी में क्या लिखेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिक्वायर कौन से, हर एक में मैं मेरिस्टेमेटिक जहां जाए मार्क करूंगा, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सेप्ट, तो आपको आंसर आना चाहिए.
बोलो हाँ कि ना। समझे? ओके, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में यूज होता है एज कैल्शियम पेक्टेट। अगेन ये यूनिक पॉइंट है, जो यूनिक पॉइंट है उसको अपन येलो में मार्क कर रहे हैं। कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला इज द लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल के अंदर नॉर्मली सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, वी नो दिस। मिडल लेयर को मिडल लैमेला बोलते हैं। इसमें कैल्शियम पैक्टेट पेक्टिन से डिराइव्ड है। ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। accumulates in older leaf. These are all unique points for calcium. Activates enzymes, we know this. Hormone और enzyme दोनों में calcium acts as a secondary messenger. calcium का रोल है ना, Ca2 plus acts as secondary messenger. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एंजाइम की एक्टिविटी, हार्मोन की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। कैल्शियम ऑल्सो इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे प्लांट में ब्लड क्लॉटिंग तो होगी नहीं ऑब्वियसली, बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर Mg2 प्लस मैग्नीशियम है, Mg2 प्लस के फॉर्म में है। एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। It is a constituent of the ring structure of chlorophyll and helps to maintain the ribosome structure. Ribosomes की integrity को maintain, ये important word है, integrity को maintain करने में मैग्नीशियम का हाथ है। राइबोसोम्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में मैग्नीशियम का रोल है। Then you have sulfur. Sulfur is in the form of sulfate. It's present in 2 amino acids. Very important 2 amino acids, cysteine and methionine. Methionine की यूनिक प्रॉपर्टी हमने जेनेटिक्स में किया है। मिथियोनिन क्या है? मिथियोनिन फर्स्ट कोडॉन है मिथियोनिन का। कौन सा? फर्स्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, मिथियोनिन। बोलो AUG। बैक्टीरिया में सेम AUG इज फॉर ह्यूमंस में, मतलब हायर एनिमल्स में फॉर AUG इज फॉर मिथियोनिन। बैक्टीरिया में सेम थिंग इज फॉर फॉर्माइल मिथियोनिन, F मिथियोनिन है ना, ये मैंने लिखवा है F मिथियोनिन। ओके, so it's the main constituent of many coenzymes. We know the sulfur is many coenzymes like thymine, biotin, coenzyme A, ferredoxin. Most of the vitamins also function as coenzymes. We know this. खास करके ferredoxin याद रखना। आयन, ferredoxin सोच के लोग आयन मार्क करके आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं सल्फर में ferredoxin को खास ध्यान देना, क्योंकि फेरस इज आयन, बट यहां पर फेरेडॉक्सिन इज बेसिकली कंटेनिंग सल्फर. It does contain iron obviously, but it forms, the main constituent is sulfur. Then iron is obtained in the form of ferric and not ferrous. Ferrous is reduced or oxidized form. Madhu, ferrous is reduced or oxidized? कोई और बता सकता है? फेरस इज रिड्यूस्ड, फेरिक इज ऑक्सीडाइज्ड. वेरी गुड. ओके, अरे वाह, तीनों ने आंसर दिया, वेरी गुड. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयन का. इट इज ऑक्यूपाइड का, इट्स रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू ऑल अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में, बट उन सब में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में आयन चाहिए. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ये वो, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे पास
कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कैरियर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको व्हाट इज द वर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, वैसे ये पता है अपने को, साइटोक्रोम्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, साइटोक्रोम्स, तो फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स. It is oxidized from ferrous to ferric during electron transfer. It activates the enzyme catalase. Again, unique cheese only for iron. It activates the catalase enzyme and is essential for chlorophyll formation. Please read the question very carefully. If they ask you essential for formation of chlorophyll, answer is iron. पार्ट ऑफ क्लोरोफिल रिंग, आंसर इज मैग्नीशियम. बात समझ में आई? ये कई बार आपको ऐसे कंफ्यूज करके वो पूछेंगे. नेक्स्ट है हमारा मैंगनीज. तो मैंगनीज ऑल्सो Mn2+, ऑब्वियसली एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ठीक है, बट अगेन यूनिक चीजें याद रखनी है. द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज is in the splitting of water. Tell me what is the name for the reaction of splitting of water? Photolysis or yes, Hill's reaction, given by Robert Hill. Given by Robert Hill. रॉबर्ट हिल ने हिल्स रिएक्शन दिया था. उन्होंने बताया था कि भाई पानी का स्प्लिटिंग होगा. एंड व्हाट डिड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्रूव? क्या प्रूव किया था इसने? कि ऑक्सीजन दैट इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट ना? सही बोला कि रॉन्ग बोला मैंने? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है मैंगनीज का बच्चों. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में मैंगनीज यूज होता है. मैग्नीशियम और मैंगनीज को प्लीज भगवान के लिए बोल रहा हूं, मैग्नीशियम और मैंगनीज को कंफ्यूज मत करना. दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं. जिंक Zn2+, ऑब्वियसली. अगेन इसका यूनिक फीचर, नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता है? अभी लास्ट लेक्चर में किया था. ऑक्सिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में, वर्टिकल ग्रोथ, लेंथ वाइज इलोंगेशन में हेल्प कर रहा था. कॉपर Cu2+, ऑब्वियस, इजी, कम ऑन. ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, कॉपर का रोल है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में लाइक आयरन, एंड इट इज एसोसिएटेड विद redox reactions again like iron. हाँ जी बोलो. हाँ है ना, ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या था? हाँ, ग्रोथ प्रमोटर, बेसिकली ग्रोथ प्रमोटर. साइटोकाइनिन फंक्शंस बेटर इन सर्टेन कंडीशंस. एंड दूसरा साइटोकाइनिन, हाँ, दूसरा साइटोकाइनिन जो है ना, वो इन विट्रो कंडीशंस में ज्यादा अच्छा फंक्शन करते हैं रादर देन ऑक्सिन्स. both are very similar in function. आपके माइक में डिस्टर्बेंस है कि मेरी? अच्छा, बोरॉन, अगेन वेरी यूनिक थिंग्स अबाउट बोरॉन. ऐसा अजीब अजीब चीजें दी हुई है बोरॉन की.
या ऐसी अजीब अजीब चीजें दी हुई हैं। जैसे कि BO3 3 माइनस एंड B4O7 2 माइनस। ये B4O7 2 माइनस कहां से आया? ये कंपाउंड का नाम क्या है? H2B4O7, क्या नाम है इस कंपाउंड का? H2B4O7.10H2O, नाम बताओ जल्दी जल्दी। बोलो बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? इजी है। बोरिक एसिड, यस। दिस इज बोरिक एसिड। इससे हम लोग बोरैक्स बनाते थे, पता है? तो ऑब्वियस है कि जैसे फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोरस लिया था, वैसे ही बोरिक एसिड से बोरॉन लिया। अब लॉजिकल लग रहा है? पहले नहीं लग रहा था तो एटलीस्ट अब लॉजिकल लग रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोरिक एसिड से डिराइव्ड है, ये याद रखना है। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर एप्टिक। तो कैल्शियम अपना रोल करता है, बट कैल्शियम को उसका रोल करने में हेल्प कौन करता है? बोरॉन। कैल्शियम को उसका रोल करने में हेल्प कौन करता है? बोरॉन करता है। उसके अलावा यूनिक फीचर्स, सेल मेम्ब्रेन फंक्शनिंग तो ठीक है, पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में, ये और कहीं नहीं है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आउट द प्लांट टिश्यू, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो दैट इज बोरॉन का फंक्शन। तो बोरॉन वेरी यूनिक, वेरी लिमिटेड फंक्शन, बट वेरी यूनिक फंक्शन। ओके, देन molybdate ion, molybdate in molybdenum, MoO2 2+, ये होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम में एंड नाइट्रेट रिडक्टेज में। नाउ अगेन प्लीज पे स्मॉल बट क्लोज अटेंशन टू द आइडिया दैट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम अलग है एंड हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम अलग है। अगर मैं बोलूं हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, तो बेसिकली वो कोएंजाइम का काम कर रहा है, और कंपोनेंट है मतलब वो इस एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये भी थोड़ी सी एक छोटी सोचने वाली चीज है। लास्ट है क्लोरीन। तो इसका तो क्या फंक्शन, फॉर्म क्या है? क्लोराइड ही है, तो पता ही है सबको। Along with sodium and potassium, it helps in maintaining the solute concentration and anion cation balance in the cell. सोडियम पोटेशियम पंप के साथ क्लोरीन। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप के साथ क्लोरीन है। सपोज मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो क्लोरीन का शिफ्टिंग इज कॉल्ड व्हाट? इन द टिश्यूज क्लोराइड का फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, जब क्लोराइड शिफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं बोल रहा हूं। कोई बता सकता है क्लोराइड शिफ्ट किसको बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, हैमबर्गर फिनोमिनन कहते हैं उसको।
like in respiration. Yes, it's in respiration, correct, Monil. We call it the hamburger phenomenon. हैमबर्गर शिफ्ट नहीं, हैमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं। मतलब कि बेसिकली क्लोराइड के आयॉन्स जब सेल के अंदर से बाहर यानी टिश्यू और सेल्स के बीच में ट्रांजिट करते हैं, उसको हम लोग हैमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। ऑल्सो एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग। व्हाट एल्स वाज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग? मैंगनीज। तो मैंगनीज और क्लोरीन दोनों टुगेदर एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग है। सपोज आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर मैंगनीज एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे मैंगनीज है तो वो आंसर है, अगर अकेला ऑप्शन क्लोरीन है ऐसा ये ऑप्शन है, अगर मैंगनीज और क्लोरीन दोनों है ऑप्शंस में तो दोनों है, बट दोनों सेपरेट कभी नहीं होंगे, बोथ मैंगनीज एंड क्लोरीन ऐसा होगा। ठीक है। तो अब ये मत सवाल लेके आना कि सर दोनों आए तो, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, वो इडियट नहीं क्वेश्चन बनाने वाला, और अगर पूछ लिया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, सवाल ही नहीं, बोलने की बात ही नहीं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं। तो इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिशिएंसी बोल रहा हूँ, डेफिनेशन है जो याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल। मतलब मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, समझे? मतलब कि 10 मिलीमोल पर केजी तो चाहिए, पर हर एलिमेंट का कुछ एक ऐसा भी होगा कि भाई इसके नीचे काम नहीं हो सकता, जैसे 0.4 मिलीमोल पर केजी के नीचे गया तो फिर पॉसिबल ही नहीं, रिटार्ड होने लग जाएगी ग्रोथ। तो वो जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम मात्रा में प्रेजेंट होगा तब उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलेंगे। मींस वॉट एवर इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, उससे नीचे गया तो we'll call it deficiency of that particular element. Deficiency symptoms and all फालतू है। ये for elements that are actively mobilized and exported to young developing tissues, the symptoms tend to appear in older tissues. लॉजिकल बात है भाई, अगर एलिमेंट ऐसा है जो नए टिश्यूज की तरफ जा रहा है तो कमी ज्यादा कहां होगी? ओल्डर टिश्यूज में होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट। लास्ट लेक्चर में सेनेसेंट की भी बात की थी। सेनेसेंस का मतलब बुढ़ा होना, ओल्ड होना, एजिड, एजिंग होना। अगर इमोबाइल है तो इट विल अपीयर, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल अपीयर इन द यंग टिश्यूज। तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हुआ भाई? मोबाइल एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां दिखता है? ओल्डर टिश्यूज में, यानी सेनिसेंट टिश्यूज में। और जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं उनका डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखता है? यंग या न्यू टिश्यूज। नए नए पत्ते, कच्चा स्टेम ग्रीन वाला, ऑल दोज, वहां पर आपको दिखेगा किसका? इमोबाइल। कौन से इमोबाइल में आते हैं भाई? तो जैसे कि सल्फर एंड कैल्शियम। What are the deficiency symptoms? So chlorosis, necrosis, stunted growth, premature falling of leaves and buds, and inhibition of cell division. What is chlorosis? Can you tell me? Can someone tell me what is chlorosis?
वेरी गुड. द डिस्कलरेशन ऑफ द लीव्स, द डिस्कलरेशन ऑफ द लीव्स, मेनली येलोइंग, ऑब्वियसली ग्रीन से येलो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस. बाकी तो आपको पता ही है, नेक्रोसिस मींस डेथ, स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक गई, प्रीमेच्योर जल्दी लीव्स गिर गए, और सेल डिविजन इनहिबिट हो गया. क्लोरोसिस क्या है? तो क्लोरोसिस है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स कॉज्ड बाय सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. मतलब इनमें से कुछ भी कम हुआ तो सबसे पहले बैंड बजेगी लीव की. समझे? नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ टिश्यू, वी नो दिस. डेथ ऑफ टिश्यू कब होता है? ये चार की वजह से इनिबिशन ऑफ सेल डिविजन होता है, एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से डिले ऑफ फ्लावरिंग होता है. ये थोड़ा यूनिक है, ये आपको याद करना है. डिले ऑफ फ्लावरिंग है मतलब कि प्लांट इज मोस्ट लाइकली हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर और मोलिब्डेनम. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ फालतू है. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ज्यादा अमाउंट में हो गए तो क्या हुआ? कम अमाउंट में हुआ तो डेफिशिएंसी हुई. सेम हमने रोल्स वाइटामिन के देखे थे, हॉर्मोन्स के देखे थे. कम भी नहीं चलेंगे, ज्यादा भी नहीं चलेंगे भाई. सो लेट्स सी. अगर इंक्रीज हुए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी. इंक्रीज हो गए तो हो जाएगी टॉक्सिसिटी. कब होती है, कब होता है इंक्रीज? हाउ डू डिफाइन इंक्रीज? एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यूज that reduces the dry weight of the tissues by about 10% is considered toxic. यानी कि मिनरल आयन्स कॉन्सेंट्रेशन जब इतनी बढ़ जाए कि प्लांट के ड्राई वेट में उस मिनरल के बढ़ने की वजह से बाकी चीजें कम होंगी, तो ड्राई वेट कम हो जाएगा बिकॉज ये ज्यादा हो गया. सपोज आयन ज्यादा हो गया, तो ड्राई वेट में 10% की कमी जब आ जाए तो हम लोग उसको टॉक्सिक कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी कैसे पता चलती है? ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक. क्लोरोटिक मतलब ग्रीनिश. क्लोरोटिक मतलब ग्रीनिश. So typical symptom of manganese toxicity in a plant is basically on the leaf is brown spot surrounded by greenish veins. Manganese की deficiency अगर हुई, now the problem is that many of these functions are overlapping. We've already marked, हमने मार्क किया, हमने समझा कि ऐसा हो सकता है फोटोलिसिस में एक से ज्यादा एलिमेंट काम कर रहा है, ग्रोथ में एक से ज्यादा एलिमेंट काम कर रहा है, एंजाइम्स में एक से ज्यादा एलिमेंट काम कर रहा है, पता है अपने को. तो एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मतलब अगर मैंगनीज ज्यादा हो गया तो आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कम हो जाएंगे बिकॉज दे आर कोरिलेटेड. ये पार्ट समझ में आया सबको? हाँ कि ना? इफ वन एलिमेंट बिकम्स टू मच, टू एक्टिव, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, तो बाकी सब सप्रेस हो जाएंगे. ऐसा हम लोग हॉर्मोन्स में भी देखते हैं, हमने देखा हुआ है. अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया तो ग्लूकागॉन सप्रेस होने लग जाएगा, थायरॉक्सिन सप्रेस होने लग जाएगा, है ना?
Guys, you all are online? Yes or no? नहीं है क्या ऑनलाइन? हाँ ये है ना. अच्छा मेरे को लगता है यार कहाँ चला गया. इन दिस इज वाइस वर्सा एप्लीकेबल? नो. अच्छा वाइस वर्सा एज इन अगर आयन बढ़ा तो मैग्नीशियम कम होगा? यस. मैंगनीज कम होगा? यस. अगर आयन की टॉक्सिसिटी हुई तो मैंगनीज कम हो जाएगा. ट्रू. ठीक है. ये जो मैंने रेड में मार्क किया है ये वाला एक एग्जांपल आपको सिर्फ याद रखना है किसमें, टॉक्सिसिटी वाले पार्ट में. उसके बाद हम लोग जाते हैं हाउ टू व्हाट यू से हाउ टू स्टडी द absorption, how to understand that the mechanism of absorption of these particular elements. तो absorption दो phases में होता है. First phase of absorption is initial rapid uptake. Now फंडा क्या है समझते जरा, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ओके. There is a space which is called the free space or the outer space of the cells, that is the apoplast. In the first phase all the nutrients will rapidly enter the apoplast. Let me explain. मैं आपको समझाता हूं. ये देखो, आप इमेजिन करो कि ये सेल है, ठीक है, और सेल के ना ये कंपोनेंट्स यहां पर ये सब है ना, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका राइबोसोम वगैरह वगैरह. तो जो मैं यहां पर ये जो मैं रेड में शेड कर रहा हूं ये बाहर का एरिया रिलेटिवली खाली है. बात समझ रहे हो? व्हाइट में शेड कर, ये रिलेटिवली एम्प्टी है, ये एपोप्लास्टिक एरिया है. अब बाहर से ये मिनरल के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अंदर आना है सेल में. तो ये पहले जाके उस एम्प्टी एरिया में फटाफट फिल हो जाएंगे. ये सब जाके पहले उस एम्प्टी एरिया में फिल हो जाएंगे. जैसे अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है, बहुत भीड़, बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेन में चढ़ना है, तो वो पहले प्लेटफॉर्म पे जाके जमा होंगे, फिर ट्रेन आएगी तो फिर अंदर घुसेंगे. ये वैसा है कि पहला रैपिड अपटेक होता है सेल के आउटर लेयर में जाकर, वो सब पहले फटाफट जाके वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं. नाउ इसमें फायदा क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती. तो फर्स्ट फेज इज पैसिव. बात अभी समझ में आई सबको? फर्स्ट फेज में पैसिव होता है, रैपिड यानी फास्ट भी होता है. और कहां जाते हैं मिनरल्स? फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल में जाते हैं. और इस फ्री स्पेस और आउटर स्पेस को हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट. क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट. ये समझा कि नहीं समझा बच्चों? मींस मिनरल डायरेक्ट सेल के एकदम सेंटर में नहीं पहुंचेगा, पहले वो बाहर रहेगा पेरीफेरी पे, फिर बाद में सेल के अंदर पहुंचेगा. आई होप बात समझ में आई. तो फ्री स्पेस और आउटर स्पेस को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, और जो सेंट्रल यानी कोर स्पेस है, अंदर की स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट बोलते हैं. ये समझा कि नहीं समझा सबको? ये समझा, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा. तो ये भी मुझे चाहिए कि आप लोग लिख के रखोगे. फ्री स्पेस इज इक्वल टू एपोप्लास्ट, और इसमें एपोप्लास्ट में जाते वक्त रैपिड एंड पैसिव इनटेक होता है. और जो अंदर की कोर स्पेस है यानी कि
इनर स्पेस है, क्या है, इनर स्पेस है, उसको हम लोग कहते हैं साक्षी, मधु, इसको हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्ट। आउटर स्पेस को एपोप्लास्ट, इनर स्पेस को सिम्प्लास्ट। मधु एंड साक्षी समझा कि नहीं समझा, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट? अभी इमेजिन करो ये सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल वॉल है जो मैंने रेड में बनाई, ये उसकी सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इन सम केसेस इज सिंगल, इन सम केसेस इट इज डबल, व्हाटएवर, ये प्लांट सेल है बेसिकली, है ना, मतलब सेल वॉल भी है, फिर सेल मेम्ब्रेन भी है, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। ओके, सो यहां पर अब बाहर जो ये मिनरल के पार्टिकल्स हैं, इनको सेल के अंदर एंटर करना है, तो ये डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जाएंगे, ये पहले पैसिवली सेल की आउटर स्पेस को इन्वेड करेंगे विदाउट यूजिंग मच ऑफ एनर्जी। तो ये जो बाहर बाहर की स्पेस है, ये सब इसके अंदर भर जाएंगे, पहले यहाँ पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन जमा करेंगे, ठीक है, and then once all the mineral particles are in the outer space, then later in the second phase they will go into the central यानी कि core space of the cell। मतलब उनका डेस्टिनेशन ये है, अंदर उनको पहुंचना है, पर वो एक साथ नहीं जाएंगे, सब बाहर से अंदर नहीं आए, सॉइल से अंदर नहीं आए डायरेक्ट, वो पहले बाहर के एरिया में आके जमा हो गए, फिर बाद में सेकेंड फेज में अंदर गए। अभी समझ में आया साक्षी? Yeah. हाँ, एंड एपोप्लास्टिक इज पैसिव, करेक्ट है ना? ओके, तो देखो, तो एपोप्लास्ट फर्स्ट फेज में था, सेकेंड फेज में इनर स्पेस यानी कि सिम्प्लास्ट में गया, सो एपोप्लास्ट में पैसिव है, एपोप्लास्ट में पैसिव है, ये रहा पैसिव, मैंने मार्क किया, ठीक है, एंड सिम्प्लास्ट में एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट इज वाई ये एक्टिव है। अभी आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। एपोप्लास्ट पैसिव, सिम्प्लास्ट एक्टिव, क्लियर सबको? द मूवमेंट चेंज इज ऑलवेज फ्लक्स, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, फ्लक्स आप लोग पढ़ते हो, साई मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स वगैरह, ये भी आपने किया हुआ है ना? तो मूवमेंट इज बेसिकली कॉल्ड फ्लक्स, वी नो दिस, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो इसीलिए फ्लक्स में दो पार्ट्स हैं, अंदर आया तो इन फ्लक्स, बाहर गया तो ई फ्लक्स। कौन सा रॉकेट साइंस? सिंपल, सेल के अंदर आया तो इनफ्लक्स, बाहर तो सॉइल से प्लांट में गया तो इनफ्लक्स, प्लांट से सॉइल में गया तो इफ्लक्स। Madhu, are you there online? You're not saying anything. Yes, no, nothing. Are you understanding this?
ओके, ये पहली लाइन इसमें जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम along the ascending stream of water. Mineral salts soluble होते हैं. Xylem is responsible for water transport. Everybody knows this. सबको पता है, ये बचपन से पढ़ रहे हो. Xylem for water, phloem for food. पता है. तो xylem पानी लेकर जाएगा, और ये जो मिनरल्स जिनकी हम कब से बात कर रहे हैं, तो ये पानी के साथ साथ हेलो विश्व, बेटा मैं एक लेक्चर में हूं, मैं आपको कॉल बैक करूं? हाँ, ओके. देखो यहाँ पे, सो असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर जो जाइलम में से जा रही है, बेसिकली ये मिनरल सॉल्ट्स हैं. या मोनिल टेल मी. अच्छा, हैंग हो, अरे ये बीच में फोन आता है, वो नेट को ये कर देता है, मेरी बैंडविड्थ खा जाता है वो. जब जब फोन बजता है तब तक ये हैंग होता है. आई डोंट नो हाउ दैट इज हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग. अब ठीक है. Okay. So, very important thing, mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water, which basically means that पानी के साथ में dissolve होकर mineral salts जाते हैं along the transpirational pull. Right? We know this, along the transpirational pull. यानी पानी को खींचता है प्लांट, उसका स्टेम जो है वो पानी को खींच रहा है सॉइल में से, जस्ट लाइक यू पुल वाटर फ्रॉम द वेल थ्रू अ पंप. उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल. वी कॉल इट द ट्रांसपिरेशनल पुल. सॉइल एज अ रिजर्वायर, वेरी फालतू पैराग्राफ, कुछ इसमें है नहीं. ठीक है. सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं. सॉइल नॉट ओनली गिव्स द मिनरल्स बट ऑल्सो गिव्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, microbes, and holds water, supplies air, acts as a matrix. What acts as a matrix? The soil gives the support structure, that is a matrix over which the plant is stabilized. ठीक है. Macronutrients are supplied, and micronutrients are supplied from fertilizers. Both macro and micronutrients can be supplied in the form of fertilizers. Metabolism of nitrogen. Again, if you ask me from this chapter, there are two things that are frequently asked. One is the role of each individual nutrient, जो हमने येलो में मार्क किया ऊपर स्टार्टिंग में, कि एक न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो करके जाने का, वो इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये वाला पार्ट, नाइट्रोजन साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये दो ही एक्चुअली देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के. बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी आई भी नहीं है इतनी ज्यादा. नाइट्रोजन की ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस तो हम लोग मार्क कर चुके हैं, सबको मालूम है. पर ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है या डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है. आपने ये कई बार देखा भी होगा एमसीक्यूज में. दे विल जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट सेम टू सेम डायग्राम एज इट इज, एंड वन और टू थिंग्स दे विल जस्ट रिमूव, और यहाँ पर ऐसा ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे और बोलेंगे कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा बताओ. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में इस चैप्टर में से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है. दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल. पहले समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है नाइट्रोजन साइकिल कैसे बन रही है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द थियोरेटिकल पार्ट, आई विल एक्सप्लेन इट इन द डायग्रामेटिक फैशन. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 4 तरीके से प्लांट के पास पहुंचेगा. कैसे? बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन,
इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, ये 3 तरीके से वो प्लांट के पास जा रहा है। और वापस एटमॉस्फेयर में जाने के लिए उसके पास एक ही तरीका है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहां पे देखो, ये इनटेक है, ये तीनों एरो पे ध्यान दो, ये इनटेक है, मतलब एटमॉस्फेयर से सॉइल में आना, और ये वाला आउटवर्ड मूवमेंट है, मतलब सॉइल या से वापस, सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में जाना। काफी इंपॉर्टेंट एरो। अच्छा, जो नाइट्रोजन सॉइल में आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं आ सकता, वो पहले अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। यानी कि मैं सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आपको दूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एलिमेंटल नाइट्रोजन है, वो पहले अमोनिया बनेगा, फिर वो नाइट्राइट बनेगा, फिर वो नाइट्रेट बनेगा। सही है? एवरीवन अग्रीज विद दिस, यस और नो? सो इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पर जो टर्म्स हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं कि पहला है अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रेशन। समझे? अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रेशन, ऐसा आएगा। और नाइट्रेट से जब वापस बन रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन। एलिमेंट से नाइट्रेट बना तो नाइट्रिफिकेशन हुआ, जब नाइट्रेट से वापस एलिमेंटल फॉर्म में गया तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। सीधी बात है भैया। अच्छा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनका अपना अलग चल रहा है। एनिमल्स एंड प्लांट्स भी जब डीके होंगे तो वो अमोनिया रिलीज करेंगे, फिर वो अमोनिया भी सॉइल में जाएगा, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। तो सेम साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो आप देखोगे नाइट्रोजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम है। कहां पे? सॉइल में। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78% है, पर सॉइल में बहुत कम है, तो कंपटीशन होता है। तो ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन क्या है हमारा? नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है बच्चों। Process of conversion of nitrogen to ammonia is called nitrogen fixation that take place in 3 steps. Okay, पहले अमोनिया, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। इंडस्ट्रियल, नेचुरल वगैरह वगैरह, ऑल दैट फालतू थिंग्स है ना, वो तो ठीक है। Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. जब नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उसमें से जब रिलीज होता है तो उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया वॉलेटाइल है तो वो एटमॉस्फेयर में वापस जाता है, पर मोस्ट ऑफ इट अमोनिया इज कन्वर्टेड into nitrate by soil bacteria. Can you name a few bacteria that cause nitrogen fixation? यहां पर है देखो, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, पता है अपने को, है ना? ये जो रिएक्शन है ये तो बहुत इजी। थायोबैसिलस इज सल्फर रे बाबा, थायो इज नॉट नाइट्रोजन, थायो इज सल्फर। क्या कर रहा है मोनिल? थायो इज सल्फर, ये इतनी बार बताया मैंने क्लास में यार। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, हाँ। यस, साइनोबैक्टीरिया, सारे साइनोबैक्टीरिया करते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया का मेन काम है फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं। चलो इंपॉर्टेंट वाले मार्क करो, देखो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये क्या है? नाइट्राइट बनाने वाले। अमोनिया टू नाइट्राइट is Nitrosomonas and Nitrococcus. Nitrite to nitrate is Nitrobacter.
These steps together are called nitrification, and nitrifying bacteria are called chemoautotrophs. Again, let's see. Simplified version. NH3 NH3 to nitrite and nitrite to nitrate. ये कौन कर रहा था? ऐसे नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा. नाइट्रोसोमोनास एंड देखो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस. समझे गधे बच्चों? एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्राइट टू नाइट्रेट. अरे यार क्या हो रही है? is by Nitrobacter. These three together are called chemoautotrophs. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको. ये chemoautotrophs की कैटेगरी में आते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में भी आते हैं. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन. अब ये समझ में आया? आई होप सो. और सल्फर वाला मत घुसाओ इसमें मोनिल. समझा मुनिल? ओके. फिर डीनाइट्रिफिकेशन आता है. सो नाइट्रेट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन. उल्टा करने का बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. ये कौन करता है भाई? तो सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस. अब समझा? तो उसको रिड्यूस करने वाले थायोबैसिलस सल्फर वाले जो हैं वो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना. उनका नाम थायोबैसिलस है. उनका मेन काम है सल्फर को ये करना, मेटाबोलाइज करना. और उनका सेकेंडरी काम है डीनाइट्रिफिकेशन करना. नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजिनेज एंजाइम is present exclusively in prokaryotes. Such microbes are called as nitrogen fixers. Examples बहुत सारे हैं. आपको उस एग्जाम्पल को क्लासिफाई करने आना चाहिए. कैसे? देखो क्लासिफाई कैसे करना है. फ्री लिविंग एरोबिक अजोटोबैक्टर एंड बिशर्निकिया. Rhodospirillum free living anaerobic. Anabena nostoc free living और सिम्बायोटिक दो टाइप्स हो सकते हैं. यानी कि मैं ऐसा लिखता हूं, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप. फ्री लिविंग यानी कि प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है. दूसरा सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक मतलब प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. कौन से सिम्बायोटिक वैसे बाय द वे?
हमने बहुत हजारों बार एग्जाम्पल किया हुआ, स्कूल में भी किया होगा। राइजोबियम विद root nodules of leguminous plants, we know this, है ना, leguminous plants like Frankia, exactly, one of the examples is Frankia। तो आप इसको ऐसे क्लासिफाई करोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग में एरोबिक, एनारोबिक। अब ये जो एग्जांपल्स है यहां पर, वो एग्जांपल यहां लिखते जाएंगे आप। बात समझ में आ गई सबको? आई होप सो। ठीक है, तो एरोबिक वाले में अजोटोबैक्टर एंड बिजर्निकिया। बिजर्निक कौन था? उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, याद है? नहीं, बिजरिंक, वो सेट गाय, उसने क्या कंट्रीब्यूशन था बिजरिंक का? ना 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 ना, नॉट एट ऑल। क्रोमोसोम में है ही नहीं। वायरस के बारे में था, चलो हिंट दिया, हिंट। वायरस, हाँ, क्या बोला था वायरस के बारे में उसने? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। हाँ, वेरी गुड मधु। एंड इसका नाम था रोडोस्पिरिलम। अच्छा, उसके बाद सिम्बायोटिक वाले भी दिए हुए हैं इन्होंने। तो सिम्बायोटिक वाले कौन से देखो, मोस्ट प्रोमिनेंट इज लेग्यूम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल राइजोबियम, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट प्ली, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स एक्सेट्रा। तो राइजोबियम के तो बहुत सारे, फ्रैंकिया इज वन ऑफ देम। और सिम्बायोटिक के बहुत सारे, फ्रैंकिया इज वन ऑफ देम, बट मोर इंपॉर्टेंट वाज राइजोबियम, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। Most common association on the root is the nodules, we know this. The microbe that is Frankia produces nitrogen fixing nodules on non-leguminous plants, that is Alnus. Both the Rhizobium and Frankia are free living in soil, but as symbionts, they can fix nitrogen, atmospheric nitrogen. Means symbiotic को मैं ऐसा क्लासिफाई करूं क्या, leguminous and non-leguminous? लेग्यूमिनस वाला एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम, एंड नॉन लेग्यूमिनस वाला हो गया फ्रैंकिया। सही है? है ना? चलो, गुड। लेग हेमोग्लोबिन हमने जेनेटिक्स में भी किया है। लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन देर इज द पिंक नोड्यूल्स, लेग हीमोग्लोबिन। इसके लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बॉस? ये हमने किया है ना, द निफ जीन, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, जो राइजोबियम में प्रेजेंट होता है। वो निफ जीन लेग हेमोग्लोबिन बनाता है, और लेग हीमोग्लोबिन की वजह से रूट पे जो नोड्यूल्स है, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं। उसके बाद आता है नोड्यूल फॉर्मेशन, ये तो ठीक है, फालतू है, राइजोबियम। स्टेजेस ऑफ रूट फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन, सिर्फ नाम याद करने हैं बस। पहला, राइजोबियम का मल्टीप्लीकेशन एंड कोलोनाइजेशन, ऐसे याद करने। पहले स्टेप में मल्टीप्लीकेशन एंड कोलोनाइजेशन होता है, स्टेप वाइज याद करने। पहले स्टेप में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन एंड कोलोनाइजेशन। सेकेंड में कर्लिंग ऑफ रूट हेयर and invasion of the bacteria into the root hair, that is the second one.
Third, the bacteria enter the root cortex, the core, cortical cells. And initiate nodule formation. This is point number 3. Again, what you're going to do after we finish this today, you're going to write these down with numbers. Otherwise, you're not going to remember. Step number 1, multiplication and colonization. Right? Step number 2, root hair curling and bacterial invasion. Step number 3, cortex invasion and initiation of nodule formation. कहाँ हो रहा है nodule formation? cortex के अंदर. बात समझो. चौथा, bacteria are released from the thread into the cells. And last, nodule establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. मतलब लास्ट में वैस्कुलर कनेक्शन बनता है नोड्यूल और होस्ट सेल्स के बीच में. दैट इज पॉइंट नंबर 5. समझा कि बाउंसर गया ये? अगर बाउंसर गया है तो अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं. इजी वाला पार्ट देखो. पहले क्या हुआ? सारे बैक्टीरिया आ गए, रूट के आजू बाजू जमा हो गए. दूसरे, रूट हेयर के अंदर घुसे और रूट हेयर का कर्लिंग हुआ, मतलब हुक बना. देखो अब आई थिंक सो इजीली समझ में आ गया. फिर यहां से रूट हेयर के अंदर से घुसे, फिर अंदर कोर में यानी कॉर्टेक्स में पहुंच गए और उसके बाद मैच्योर नोड्यूल बना दिया ट्यूमर के जैसा. क्या नोड्यूल को ट्यूमर बोलना चाहिए? नो, नोड्यूल को नोड्यूल ही बोलेंगे, बट मैं आपको ट्यूमर वर्ड यूज किया समझाने के लिए. राइजोबियम इज ऑल्सो सीन विथ सोयाबीन. ठीक है, राइजोबियम में बहुत सारे एग्जांपल है. सोयाबीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स. एंड द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. क्यों इंपॉर्टेंट है? नोट करो, यहां पर 16 एटीपी लगेगा. मतलब अमोनिया का बनना एक्टिव है कि पैसिव? अमोनिया बनाने की प्रोसेस एक्टिव है. कॉमन सेंस की बात है. 16 एटीपी लग रहे भाई. Nitrogenase enzyme is highly sensitive to oxygen and requires it's completely anaerobic. मतलब ऑक्सीजन डाल दिया तो मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे. Nodules have adaptations that ensure that the enzyme is protected from oxygen. So oxygen scavenger का काम करता है लेग हेमोग्लोबिन. लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है, अपने को पता है यार. तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले लेगा ताकि बाहर एनारोबिक यानी कि बैक्टीरिया के लिए एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन्ड रहे. अगर लेग हीमोग्लोबिन नहीं है तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा. बात समझ में आई? तो ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है, यानी कि ऑक्सीजन को खींच के आजू बाजू के एनवायरमेंट में से निकाल देता है. The interesting part is these microbes are aerobes under free living conditions, but when they are symbiotic they become anaerobic. Very 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 important point. Extremely important point. जब ये फ्री लिविंग है तब ये एरोबिक है, जब ये सिम्बायोटिक हुए तब ये एनारोबिक हुए. यानी कि आप यहां पर नोटिस करोगे, मैंने जानबूझकर और रादर इसी वजह से मैंने फ्री लिविंग को एरोबिक एनारोबिक में किया. मैंने राइजोबियम यानी सिम्बायोटिक वालों को एरोबिक एनारोबिक नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो क्लासिफाई नहीं होते. वो कब एरोबिक और कब एनारोबिक होंगे? जब वो फ्री लिविंग है तो वो एरोबिक होंगे, जब वो सिम्बायोटिक है तो एनारोबिक होंगे. बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये फालतू है, ऐसा ओवर कॉम्प्लिकेट किया है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है. नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी दर्शाई है इसमें और कुछ नहीं, फालतू है.
इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया। अब आप बोलोगे सर आपने डायग्राम में 16 मार्क किया था, चेक करो डायग्राम को, और सॉरी इक्वेशन को चेक करो जरा, 2 अमोनिया थे, चेक करो। सो 8 एटीपी पर मॉलिक्यूल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, 8 एटीपी फॉर 1 अमोनिया। इक्वेशन में 16 एटीपी क्यों लिखे थे भाई? क्योंकि मिनिमम 2 अमोनिया बनने वाले। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, एमसीक्यूज में ये सारी गलतियां होती है, नहीं करनी है। 8 एटीपी एक अमोनिया के लिए, सो देयरफॉर इक्वेशन वाज फॉर 2, दैट्स व्हाई 16। फेट ऑफ अमोनिया, ये तो इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम, और ये अमोनियम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेप्स में नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। 2 मेन मेथड्स आर देयर। पहला है रिडक्टिव एमाइनेशन, दैट इज अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, कहां होता है? क्रेब्स साइकिल में, फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। आप बोलोगे सर ग्लूटामिक एसिड आप बोल रहे हो, यहां तो ग्लूटामेट लिखा है, एक ही बात है ना, एसिड और एस्टर फॉर्म। उसके बाद आता है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। इसमें क्या करते हैं, जो ग्लूटामिक एसिड बना था, ग्लूटामिक एसिड बना था, वो कन्वर्ट होता है इनटू अदर अमाइनो एसिड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांस अमाइनेशन। एंजाइम कौन सा है? ट्रांस अमाइनेज। तो अमाइन ग्रुप का डोनर, अमाइन ग्रुप का एक्सेप्टर, चेक करो आपको समझ में आएगा इजीली। ये एक ग्रुप था जहां पर ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर दूसरे वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। दूसरे वाले में कीटो ग्रुप सामने दिख रहा है, तो ये कीटो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये कीटो एसिड है। ये अपना अमाइनो ग्रुप इसको देगा, चेक करो। तो ये अमाइनो ग्रुप यहां से यहां गया, इसीलिए ट्रांस अमाइनेशन। सिंपल लॉजिकल बात। डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और NH3 को जोड़ो, ऐसा है। लास्ट बट इंपॉर्टेंट, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स, अमाइनो एसिड्स में भी हैं ये, एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन, फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन बोथ आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 amino acids, that is aspartic acid and glutamic acid. We know this. We know there are 20 amino acids, out of which 10 are essential, 10 are non-essential. उसमें aspartic और glutamic भी है. Hydroxyl part of the acid is replaced by NH2 minus radical. How does this change take place? By changing OH to NH2. Amides are transported to other parts of the plant via the xylem vessels. In addition, along with transportation, the nodules of some plants export the fixed nitrogen as urides, यानी कि यूरिया containing salts, which have a high carbon nitrogen to carbon ratio. तो फंडा, ये लास्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ लोगों को, मैं उसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो ध्यान से। प्लांट क्या प्रेफर कर रहा था? तो आप बोलोगे सर प्लांट नाइट्रेट प्रेफर कर रहा था, यही बन रहा था ना आखिर में, बोलो यस और नो। मैंने ये 3 बार लिख दिया ऑलरेडी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। यहां तक क्लियर है कि प्लांट क्या प्रेफर कर रहा था बच्चों? नाइट्रेट प्रेफर कर रहा था। ये यस और नो लिख दो, बरोबर है? हाँ। तो अब 2 और ऑप्शंस आए प्लांट के पास कि भाई नाइट्रेट नहीं तो अमाइड भी बना सकता है। अब ये समझ में आएगा इजीली, नाइट्रेट नहीं तो अमाइड भी बना सकता है। तो सोयाबीन ये भी करता है। दूसरा, वो नाइट्रेट को यूराइड भी बना सकता है। क्या सारे प्लांट्स ये करते हैं? नहीं, ये बहुत रेयरली होता है।
तो ये दोनों में फायदा क्या है? दे हैव हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हायर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, वो उन्होंने समझाया है। तो जब उसको अमाइड बनाना है तो वो दो अमाइनो एसिड्स की हेल्प लेगा। कौन से दो अमाइनो एसिड्स की हेल्प लेगा भाई? तो वो एस्पार्टिक एसिड की हेल्प लेगा और ग्लूटामिक एसिड की हेल्प लेगा। अब क्लियर हुआ? तो वो नाइट्रेट जो उसने बनाया था, या जो अमाइनो एसिड्स उसके पास पहले से प्रेजेंट थे, उसको अमाइड में कन्वर्ट करेगा तो ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगा, तो इफेक्टिवली नाइट्रोजन मिलेगा। दूसरा तरीका है कि यूराइड बना ले, यूरिया कंटेनिंग। यूरिया में भी दो नाइट्रोजन होते हैं, मालूम है ना? आई होप ये क्लियर हो गया अभी। इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन, इसीलिए हम लोग सोयाबीन को बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कंसिडर करते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, सोयाबीन इज कॉल्ड द वेजिटेरियन चिकन। वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों? हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन है, हायर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो वाले यूराइड उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर कट, एकदम सही, समझ में आ गया अभी? बस अपना एक, आई थिंक अभी एक टॉपिक बचा है ये प्लांट्स वाले, इसमें लास्ट जो रिवाइज करना है अपने को, जो है वो मॉर्फो, आई थिंक मॉर्फो वाला है ना। कल अपन वो कर लेंगे, एनाटॉमी, सॉरी नॉट मॉर्फो, एनाट, हाँ प्लांट एनाटॉमी वाला। ठीक है, तो कल अपन वो कर लेंगे, एनाटॉमी को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ये लेक्चर जो है ये लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, इसको मैं एक्सपोर्ट करके वीडियोस वाले सेक्शन में डाल दूंगा आपके बैच के, चेक कर लेना आप। इसको मैं एक्सपोर्ट करके अपलोड करके वीडियोस वाले सेक्शन में डाल दूंगा अभी, क्योंकि ये गूगल मीट्स पे है, ये उस पे नहीं, ऐप पे नहीं है। ठीक है बच्चों, उसमें एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, ट्यूसडे से केम का रिवीजन, केम का भी डाल देंगे अपन परसों से। ठीक है, कल बायो का ये पार्ट खत्म करते हैं, एनाटॉमी वाला डिस्कशन कर लेते हैं, केम के रिवीजन लेक्चर ट्यूसडे से डाल देते हैं। ओके, और कल दोपहर, आज अभी रात को सेकंड मॉक पेपर अपलोड, मतलब आपको भेज दूंगा मैं पीडीएफ, कल दोपहर में 2 to 5 वो सॉल्व करना है। आज मैं आपको सेकंड मॉक पेपर क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन भेजूंगा। फर्स्ट पेपर की आंसर की भेजूंगा और सॉल्यूशन भी आई थिंक सो है मेरे पास, मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, मधु 2 to 5 दैट इज द सॉल्विंग टाइम। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस, गुड। ठीक है, सो ये वाला मैं अभी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके फाइल को बनाकर अपलोड कर देता हूं। ओके।